मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषाएं इत्यादि के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम की संरचना के बारे में। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इकोसिस्टम जैविक व अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, आपसी इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मिल करके आदान प्रदान के द्वारा एक सामंजस्य, एक इक्विलिब्रियम डेवलप कर लेते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के मुख्यतः दो पहलू हैं, एक तो उसकी संरचना, एक उसका कार्य। संरचना क्या है और कार्य क्या है? संरचना जो है मुख्यतः हम उसे तीन भागों में विभेदित कर सकते हैं। पहला जैसे जैविक समुदाय, दूसरा अजैविक पदार्थ नॉन लिविंग मटेरियल, और तीसरा जलवायु कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसा कि इसकी परिभाषा में हम बता चुके हैं, इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र है जिसमें जीवित व अजीवित, जैविक व अजैविक घटक फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो इकोसिस्टम है। इसलिए जैविक समुदाय इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल में पाया जाता है। जैविक समुदाय या जिसे हम लिविंग कम्युनिटी कहते हैं, पीछे के लेक्चर्स में हम कम्युनिटी को भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी पॉपुलेशंस, बहुत सारी जो जातियां हैं, अगर एक साथ मिलकर के रह रही हैं, उसे हम एक कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो जीवित प्राणी जिसमें पादप भी हैं, जंतु भी हैं, सभी अगर एक साथ रह रहे हैं तो वो जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं, लिविंग कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जैविक समुदाय इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसमें पादप और जंतुओं की जातियां, पादप व जंतुओं की संख्या, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम में हमने एक जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण किया था, जियोग्राफिकल बाउंड्री का निर्धारण किया था। तो उस क्षेत्र में रहने वाली पादप व जंतु की जातियाँ, पादप व जंतु की संख्या, उनका वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, और कुल जैव भार, बायोमास किस प्रकार का है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स का निर्माण करते हैं। ये इसकी एक संरचना का भाग है। दूसरा भाग आता है नॉन लिविंग मटेरियल्स, अजैविक पदार्थ। अजैविक पदार्थों में मुख्यतया पोषक पदार्थ जो है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वह इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव का जीवन उसको मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के आधार पर निर्धारित होता है या डिसाइड होता है या उसके हिसाब से चलता है। तो पोषक पदार्थ उस क्षेत्र में कितने हैं, किस प्रकार के हैं, उस प्रकार से उस क्षेत्र में जैविक समुदाय जो है वो विकास करेगा, वृद्धि करेगा। दूसरा अजैविक पदार्थ जो इम्पॉर्टेंट है वो है जल। जल की उपस्थिति, जल की मात्रा, किस प्रकार का जल है, लवणीय है या शुद्ध जल है, कितनी गहराई पर है, जल किस प्रकार से उपलब्धता है उसकी। तो इस प्रकार के सभी जल से रिलेटेड ये सब डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा फैक्टर आता है इसके अंदर मृदा, जहाँ पर वह जंतु या पादप अपना जीवन यापन कर रहा है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तीसरा भाग आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जलवायु कारक, जिसमें तीन मुख्य कारक हैं, तापक्रम, टेम्परेचर, मॉइस्चर या आर्द्रता, व प्रकाश, लाइट। तो इस प्रकार से इन तीनों फैक्टर से, जैविक, अजैविक और एनवायरमेंटल फैक्टर से मिलकर के जो इकोसिस्टम है उसकी संरचना बनती है। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के घटक के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में उसके फैक्टर्स को, घटकों को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। जो कंपोनेंट्स है उसको हम दो प्रकार में विभेदित कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास में
जैविक घटक या जीवीय घटक जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट कह देंगे, और दूसरा आता है हमारे पास में अजैविक घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट, या जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कह देते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं। इन्हें हम अलग अलग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में मिलने वाले सभी जीव, जिसमें प्लांट और एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी मिलकर के एक कंपोनेंट का निर्माण करते हैं, जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। लिंडमैन थ्योरी एक थ्योरी है लिंडमैन के द्वारा 1942 में दी गई, जिन्होंने बताया ट्रॉफिक काइनेटिक कॉन्सेप्ट, पोषक गति की धारणा। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया कि सभी जीव एक दूसरे के साथ संबंध में पाए जाते हैं। All organisms are in relation with each other and the relation is on the basis of their food. सभी जीव एक दूसरे के साथ संबंध में पाए जाते हैं और उन संबंधों का आधार जो है, बेस है, वो भोजन है। अर्थात सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। यह सिद्धांत ट्रॉफिक काइनेटिक कॉन्सेप्ट या पोषक गति की धारणा कहलाता है। वास्तव में किसी भी एक इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो सभी स्तर एक दूसरे पर ऊर्जा या भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम निम्न दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स व हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वयं पोषी, ऑटो यानी कि स्वयं, ट्रॉफ जो है पोषण स्तर को दर्शाता है, स्वयं पोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर रहे हैं। इन्हें हम उत्पादक या प्रोड्यूसर भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ये स्तर कन्वर्टर्स या परिवर्तक भी कहलाता है। पीछे हमने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा था, जिसमें हमने ये बताया था कि ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का ह्रास नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी जनरेटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उन वैज्ञानिकों के अनुसार ऑटोट्रॉप्स वह समूह है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। इसलिए इन्हें कन्वर्टर्स कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है, या परिवर्तक कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो इस प्रकार से पहला स्तर। दूसरा भाग आता है हेटेरोट्रॉप्स या विषम पोषी। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ पोषक स्तर को, जो जीव या जंतु स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, वे दूसरे जीवों पर भोजन हेतु निर्भर रहते हैं। They cannot produce the food themselves and depends on others for their food. This type of level is called as heterotroph. इस प्रकार के स्तर को heterotrophs कहा जाता है, क्योंकि ये जीव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। They depends on others, इसलिए इन्हें कंज्यूमर्स या उपभोक्ता भी कहा जाता है। अब हम इन दोनों स्तरों को अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एक प्रकार का वह जीवों का समूह है जिनमें वह शक्ति पाई जाती है कि वे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दें, परिवर्तित कर दें। पीछे हम पढ़ चुके हैं, ऊर्जा को निर्माण नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिल रही है, उस ऊर्जा का उपयोग कर हम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अणुओं को आपस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में या किसी अन्य रसायन की उपस्थिति में मिलाकर कार्बोहाइड्रेट या किसी अन्य रसायन का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसे हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी या रासायनिक स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स में
तीन प्रकार के ऑटोट्रॉप्स पाए जाते हैं। एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, जिनमें विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, 5 प्रकार के क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलेंस इत्यादि इत्यादि वर्णक पादपों में पाए जाते हैं। इन वर्णकों का कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रसायन ऊर्जा का निर्माण करना है। तो इस प्रकार के जो जीव हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस सामान्य फोटोसिंथेसिस से कुछ भिन्न प्रकार की है। इस प्रकार की फोटोसिंथेसिस में वर्णक नहीं पाए जाते, विभिन्न रसायनों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का निर्माण किया जाता है प्रकाश ऊर्जा के कन्वर्जन के द्वारा। और तीसरा आता है कीमोसिंथेसिस। इस प्रकार की सिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, रसायन ऊर्जा का उपयोग होता है। एक रसायन के टूटने से, एक केमिकल के टूटने से दूसरे केमिकल का निर्माण होता है और उस ऊर्जा का उपयोग रासायनिक ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार के जो ऑटोट्रॉप्स हैं उन्हें हम कीमोसिंथेसिस या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये स्तर जो है, ये स्तर प्रकाश ऊर्जा को या अन्य ऊर्जा के रूपों को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, अतः इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और ये प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। और किसी भी इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी, जो उसकी स्थिरता है, इन प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करती है, क्योंकि इकोसिस्टम के अन्य सभी स्तर इन पर मुख्यतया निर्भर रहते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास में हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, विषम पोषी। ये वो जीव हैं जो भोजन हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, या इन्हें कंज्यूमर्स या उपभोक्ता भी कहा गया है। उपभोक्ताओं को हम निम्न 2 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं: मैक्रो कंज्यूमर्स, वृहद या गुरु उपभोक्ता, और माइक्रो कंज्यूमर्स, लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता। जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स को फैगोट्रॉप्स या भक्ष्यपोषी भी कहा जाता है। देखें, कंज्यूमर्स जो है उनका कार्य है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। वे स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए वे दूसरे जीवों का भक्षण कर अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। इसलिए इन्हें भक्ष्यपोषी या फैगोट्रॉप्स भी कहा जाता है। इन्हें बायोफेजेस भी कहा जाता है। फैग जो वर्ड है, फैग वर्ड का मतलब होता है टू ईट, खाने के लिए। ट्रॉफ्स जो है हम पोषण के लिए ले रहे हैं। वे जीव जो पोषण हेतु किसी को खा जाते हैं, ईट कर जाते हैं, वे मैक्रो कंज्यूमर्स या फैगोट्रॉप्स कहलाते हैं। इन्हें बायोफेजेस या जीव भक्षी भी कहा जा रहा है। इन्हें हम निम्न 3 प्रकार से विभेदित कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। इन्हें दूसरी भाषा में हर्बीवोरस या शाकाहारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा के लिए, पोषण के लिए हरे पौधों पर या उत्पादक पर, जो हमारा पहला स्तर था ऑटोट्रॉप्स, उन पर निर्भर रहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे बकरी, गाय, हिरण, खरगोश इत्यादि। ये प्लांट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उस ऊर्जा को अपने पोषण के लिए काम में लेते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता। इन्हें हम कार्निवोरस या मांसाहारी भी कहते हैं। इनके द्वारा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और उसको भोजन के रूप में उपयोग कर उनमें संचित ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण हेतु किया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, चीता इत्यादि। तीसरे प्रकार के उपभोक्ता आते हैं हमारे पास में तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर्स। ये इस प्रकार के जीव हैं जो इन मांसाहारी जीवों को, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे, उनको भी खा जाते हैं और उनके द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता
टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं। टॉप कंज्यूमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाहारी हैं, ये सब कुछ खा जाते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास में शेर, गिद्ध, बाज इत्यादि। इसके पश्चात आता है हमारे पास में माइक्रो कंज्यूमर्स, लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता। इस स्तर का इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके नामों में आप पढ़ेंगे, इन्हें हम डीकम्पोजर्स भी कह रहे हैं, अपघटकीय जीव भी कह रहे हैं, इन्हें हम सेप्रोफाइट मृतोपजीवी भी कह रहे हैं, इन्हें हम ऑस्मोट्रोप्स भी कह रहे हैं या परासरण जीवी भी कह रहे हैं, और एक बड़ा नाम जिन्हें हम ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, रूपांतरक। इससे आप समझेंगे इकोसिस्टम में हमें पता है किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता, न ही उसे नष्ट किया जा सकता, उसे हम रूप परिवर्तन, उसका जो टाइप है, स्ट्रक्चर है, वो हम परिवर्तित कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स ने नेचर से, प्रकृति से पदार्थों का उपयोग कर अपने शरीर का निर्माण किया, ऊर्जा का निर्माण किया। ये जो स्तर है, माइक्रो कंज्यूमर्स जो स्तर है, वह उन पदार्थों का डीकम्पोजिशन करके, उन्हें नष्ट करके वह पदार्थ पुनः प्रकृति को लौटा देते हैं। इसलिए इन्हें हम ट्रांसफॉर्मर या रूपांतरक कहते हैं। इस श्रेणी के जीव विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को उनके कंपोनेंट्स में, अवयवों में, घटकों में विघटित कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और अपने एंजाइम्स का उपयोग कर, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम्स का उपयोग कर जो डेड बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, सिंपल कार्बनिक, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका उपयोग दोबारा प्रोड्यूसर्स के द्वारा कर लिया जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया परासरण के द्वारा होती है, ऑस्मोसिस के द्वारा होती है, इसलिए हम इन्हें ऑस्मोट्रोप्स कहते हैं। इनके द्वारा मृत पदार्थों को कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। इनके द्वारा पदार्थों का अपघटन किया जाता है, डीकम्पोजिशन किया जाता है, इसलिए हम इन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। उदाहरण है हमारे पास में बैक्टीरिया, फंजाई इत्यादि। शेष अगले लेक्चर में।